वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक बार समर्थ की रैपिड रिवीजन क्लास में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। ओके, मेरा नाम है प्रोफेसर हेमंत मल्लिक और हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज HHD, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। 4 से 5 MCQ इस पे हर साल आते हैं, लगभग 4 या 5 तो आते ही है। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये जो चैप्टर है ये हमारे नॉट ओनली फॉर नीट बट ऑल्सो फॉर द फ्यूचर स्टडीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्योंकि हम लोग आगे जाके क्या बनने वाले हैं, डॉक्टर, कोई फार्मेसी करेगा, कोई नर्सिंग करेगा या कोई मेडिकल रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन हो जिसमें उसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज जो चैप्टर है वो तो लगेगा ही लगेगा। ओके, देखिए पहला यूनिट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है अपने फ्यूचर स्टडी के लिए, वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके, एंड सेकंड इज दिस ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। ओके, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करके रखिए बच्चों। इसके 3 पार्ट हैं, तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पहला जो डिसीजेस पार्ट है, ठीक है, डिसीजेस जिसमें दिए बैक्टीरियल डिसीज, वायरल डिसीज वगैरह वगैरह, फंगल डिसीज, प्रोटोजोअल डिसीज, इनमें बस आपको कॉजेटिव एजेंट और डिसीज के नाम और उनके कॉजेटिव एजेंट जो है और कुछ थोड़े बहुत सिम्टम्स वगैरह, टेस्ट वगैरह जो है उतना करना है। थोड़ा पढ़ाई वाला मतलब याद करने वाला टॉपिक है, ठीक है ये। तो क्या कीजिए बच्चों, डिसीज, उसके सामने उसका कॉजेटिव एजेंट, उसके कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है वैसे, ठीक है, एग्जाम में ज़्यादा पूछा नहीं जाता है वैसे है। ओके, और उसका जो सिम्टम्स है, कुछ सिम्टम्स, 1-2, ज़्यादा नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल टाइफॉइड है। ओके, टाइफॉइड फीवर, तो उसमें NCERT में दिया है सस्टेंड हाई फीवर 39 to 40 डिग्री सेल्सियस। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। मलेरिया में दिया है, तो मलेरिया में जो चिल, फीवर वगैरह दिया है, वो जो सिम्टम्स है वो इंपॉर्टेंट है। तो जो इंपॉर्टेंट सिम्टम है केवल वही, सारे सिम्टम नहीं करने। नॉशिया, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन सब में ही लगभग होता है, तो उतना याद रखने की जरूरत नहीं, ठीक है। कॉमन कोल्ड है तो नाजल कंजेशन, नाजल डिस्चार्ज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाकी का कुछ नहीं, ठीक है। हेडेक होता है, बॉडी एक होता है वगैरह वगैरह, ये तो सब में होता है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है वही याद रखने हैं। देन अगर कोई टेस्ट वहाँ पे दी है NCERT में, जैसे टाइफॉइड के लिए विडल टेस्ट दी है ना, तो वो टेस्ट आपको वहाँ पे लिखनी है और वो याद करनी है, उतना ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप अच्छे से सेग्रीगेट करके वो निकालोगे तो एक छोटे 1 पेज वाले चार्ट में पूरा डिसीज टॉपिक आ जाता है। ओके, देन नेक्स्ट है आपका इम्यूनिटी। ओके, उसमें आपको अच्छे से करनी है एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज वगैरह वगैरह, सब कुछ डिटेल में पढ़ के रखना है। व्हाट इज एलर्जी, व्हाट इज वैक्सीन, ओके, इम्यूनिटी क्या है, वैक्सीनेशन क्या है वगैरह वगैरह, सारी जो डेफिनेशन पार्ट है वो सब भी आपको अच्छे से करके रखना है। ओके, देन माल्ट क्या होता है, इम्यून सिस्टम कौन सा है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन से है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन सा है वगैरह वगैरह, सब अच्छे से करके रखना है। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन का एटलीस्ट नाम आपको याद रखने हैं। प्राइमरी को प्राइमरी क्यों कहते हैं, सेकेंडरी को सेकेंडरी क्यों कहते हैं, ये सब भी आपको पता होना चाहिए अच्छे से। देन लास्ट पार्ट इज अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज। ओके, कौन सी ड्रग किस प्लांट से या किस सोर्स से मिलती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करके रखिए। ओके, देन कुछ ड्रग्स के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, 2-3 ही हैं, ठीक है। मॉर्फिन का दिया हुआ है, देन आपके कैनाबिनोइड का दिया हुआ है, तो वो जो स्ट्रक्चर दिए हुए हैं बस उतने ही स्ट्रक्चर करने, और कुछ नहीं करना है ज़्यादा, ठीक है। स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर पूरा याद नहीं करना है, वो तो बहुत डिफिकल्ट जाता है, ठीक है। बस देख के रखो कि भाई ये जो ऐसा इस टाइप का जो दिख रहा है, इस टाइप के 3 रिंग 4 रिंग वाला जो स्ट्रक्चर है वो मॉर्फिन का है। ओके, ये ऐसा थोड़ा सा इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है, बस थोड़ा सा दिमाग में पिक्चर भी अगर उसका बैठ गया ना आपके तो भी सही है, तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो बस पूरा स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है, बस वो आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि ये मॉर्फिन का है कि इसका है, ठीक है, कैनाबिनोइड का है, ठीक है। तो इस तरह से सब आपको करना है, राइट, ठीक है। तो लंबा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी उतना ही है, तो करके रखिए। हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, यहाँ पे जो डिस्कस हो रहे हैं चैप्टर्स, ठीक है, सारे चैप्टर नहीं हो रहे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वही हो रहे हैं। तो यहाँ जो चैप्टर डिस्कस हो रहे हैं वो तो आपको करने ही करने हैं, उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, राइट, ठीक है। क्योंकि मैं तो हर ही इसमें कहता हूँ कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट ही ले रहा हूँ, है ना। हर वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि सर तो हर बारी कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है, तो है भाई इंपॉर्टेंट ही ले रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट नहीं वो मैंने नहीं लिए है, राइट, ठीक है। तो ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्टार्ट द आवर डिस्कशन। पहला क्वेश्चन देखिए, मैच द पेयर, ट्रिप्सिन, मॉर्फिन, कॉन्केवलिन, कोलेजन। ओके, तो ये वही स्टक है, वही है। ओके, तो ट्रिप्सिन जो है बच्चों ये क्या है, इट इज अ ट्रिप्सिन इज अ एंजाइम, राइट, ठीक है, सिलेक्ट कर दीजिए।
क्या हो गया भाई, हाँ ओके हो गया। ट्रिप्सिन इज अ एंजाइम, ओके। मॉर्फिन इज अ एल्कलॉइड, ओके। कॉन्केवेलिन ये क्या है बच्चों, ये लेक्टिन है। और कोलेजन क्या है, ये इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है, ओके। कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, ये व्हाइट अच्छा नहीं दिखता है ना, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप आंसर ढूंढ लीजिए। ये क्वेश्चन मुझे इस चैप्टर का नहीं लग रहा है, खाली मॉर्फिन ही लग रहा है, बाकी को ये मुझे लग रहा है कि ये बायोमॉलिक्यूल का क्वेश्चन यहाँ घुस गया है, ओके। चलो ये क्वेश्चन इस चैप्टर का है, ओके। निकोटीन, मॉर्फिन, हेरोइन, कोकेन, ओके। कॉजेस, अच्छा ये ऑजेस हो गया है, कॉजेस है, ठीक है। ये सी causes sense of euphoria and increased energy, stimulates adrenal gland to release catecholamines into blood circulation, effective sedative and painkiller, a depressant slow downs body function, ठीक है। चलो देखो, ध्यान दो। So what is morphine, nicotine, morphine, heroin and cocaine, अब देखिए मॉर्फिन जो है ना बच्चों, ये क्या है, इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर है, राइट। मॉर्फिन वही उसका जो दूसरा भाई है, ठीक है। तो मैंने देखो, मैं अब सीक्वेंस से नहीं जा रहा हूँ, जो मुझे फटाफट आ रहा है वो मैं पहले कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा टेक्निक आपको भी लगाना है, जो आपको पहले आता है वो पहले करके रखो, ठीक है। शायद B3 वाला एक ही मिले आपको, नहीं यहाँ पे 2 है, चलो ठीक है, तो दूसरा एक ढूंढ लेते हैं। हेरोइन क्या है, कॉजेस सेंस ऑफ यूफोरिया, इंक्रीज एनर्जी, नहीं ये इंक्रीज एनर्जी तो नहीं करता, ठीक है। हेरोइन आपको क्या करता है, डिप्रेस करता है। मॉर्फिन का ही भाई है, तो सब कुछ ये क्या करेगा, स्लो डाउन करेगा, डिप्रेस करेगा, ठीक है। तो ये डिप्रेशन, स्लो डाउन बॉडी फंक्शन, ये जो है ये हेरोइन के साथ में मैच हो रहा है, ठीक है। तो C4 कहा दिया है, B3 C4, B3 C1, ठीक है। तो ये शायद ये आंसर आपका हो सकता है, फिर भी देख लेते हैं। कोकेन कॉजेस सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज्ड एनर्जी, स्टिमुलेट एड्रेनल ग्लैंड टू रिलीज कैटेकोलामाइन इनटू ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। तो कोकेन आएगा बच्चों आपका, आई थिंक मुझे लगता है आपका आएगा आपका ये आएगा 1, कॉजेस सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज एनर्जी, ठीक है। एंड निकोटीन जो है ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट्स एड्रेनल ग्लैंड टू रिलीज कैटेकोलामाइंस इनटू ब्लड सर्कुलेशन, ओके। व्हाट इज कैटेकोलामाइन, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, इसको कहते हैं कैटेकोलामाइन। जो तंबाकू खाने वाले लोग होते हैं या जो सिगरेट पीने वाले लोग होते हैं ना, वो निकोटीन ही तो लेते हैं, है ना। तंबाकू में निकोटीन होता है, टोबैको में, तो टोबैको चीवर्स है ना, यहाँ रख देते हैं, तो उसके बाद में देखो उनको एकदम अच्छा फीलिंग आता है। तो वो अच्छा फीलिंग क्या है, वो एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है निकोटीन, और क्या करता है, एड्रेनालिन और एड्रेनालिन रिलीज करता है ब्लड में। एड्रेनालिन की वजह से पर्सन को स्टिमुलेटेड फील होता है, उसका जो थकान वगैरह है वो मिट जाती है एक तरह से। तो दैट्स व्हाई दे अब्यूज द टोबैको निकोटीन, ओके। वही कोकेन जो है ये क्या करता है, सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज्ड एनर्जी। कोकेन पीने वाला जो है वो क्या फील करता है, उसको ज्यादा एनर्जी आ चुकी है, और यूफोरिया मतलब एकदम थोड़ा अलग स्टेट में, वो खुद को जरा राजा जैसा या फिर अलग लेवल का फील करने लगता है, खुद को ताकतवर या फिर बहुत ज्यादा स्मार्ट, इस टाइप का बिहेव फील करने लगता है, फीलिंग आने लगती है उसको। तो उसे कहते हैं सेंस ऑफ यूफोरिया, मतलब वेल बींग, बहुत अच्छा है वो, बहुत अच्छी कंडीशन में है वो, राइट, ठीक है। तो उसको कहते हैं यूफोरिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसका आंसर आपको पता चल गया है कि इसका आंसर क्या है बच्चों, 1 है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, अरेंज दीज स्टेजेस इन प्रॉपर ऑर्डर, ठीक है। तो आपको ये प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल है, हाँ मलेरिया की लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखो क्वेश्चन आया हुआ है, इसी साल का क्वेश्चन है, तो अच्छे से करके रखिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया, ठीक है, लगभग हर साल क्वेश्चन आता है। तो आपको क्या करना है, अरेंज करना है इसको, ठीक है, सीक्वेंस के हिसाब से, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत टाइम खाने वाले और बहुत दिमाग खाने वाले होते हैं, ठीक है, लेकिन आ गए तो अब करना क्या है, करना ही पड़ेगा, ठीक है। पैरासाइट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली इन आरबीसी, बस्टिंग द सेल। पैरासाइट रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअली इन लीवर सेल, बस्टिंग द सेल एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड, ओके। गैमेटोसाइट्स, ओके, हाँ, गैमेटोसाइट्स डेवलप्स आरबीसी, डेवलप्स इन आरबीसी चाहिए, ठीक है, इन आरबीसी, ठीक है। स्पोरोजॉइट्स रीच द थ्रू ब्लड, लीवर चाहिए, ठीक है। ये जो है ना, ये आई वायर है, ठीक है, ये लीवर है। फीमेल मॉस्किटो इंजेक्ट स्पोरोजॉइट्स इनटू ह्यूमन ड्यूरिंग बाइट। अब देखिए सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले तो ये आएगा कि फीमेल जो है, फीमेल मॉस्किटो वो क्या करती है, ब्लड इंजेक्ट करती है, ब्लड में स्पोरोजॉइट या पैथोजन इंजेक्ट कर देती है। उसके बाद में स्पोरोजॉइट कहाँ पहुंचेंगे, लीवर में पहुंचेंगे थ्रू ब्लड, तो ये सेकंड नंबर पे आएगा। थर्ड नंबर पे क्या होगा,
पैरासाइट्स असेक्सुअली रिप्रोड्यूसेस इन लीवर सेल एंड बस्टिंग द सेल एंड रिलीजिंग इनटू ब्लड, ठीक है, तो ये 3 नंबर पे आएगा। उसके बाद में ब्लड में रिलीज होने के बाद में फिर क्या करेंगे, आरबीसी के अंदर घुसेंगे, आरबीसी के अंदर असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, तो ये 4th नंबर पे आएगा। एंड उसके बाद में फिर क्या होगा, सेक्सुअल स्टेट की बिगिनिंग होगी, सेक्सुअल स्टेट नहीं आए, स्टेज नहीं आएगी, सेक्सुअल स्टेट के लिए प्रिपरेशन हो जाएगी एक तरह से। तो क्या करेगा वो, गमेटोसाइट डेवलप कर लेगा। तो गमेटोसाइट्स कौन सी है, ये वाला ऑप्शन है, ठीक है, तो ये आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आना चाहिए आपका फिर, EDBA। EDBA कहाँ है, तो ये पहला ही है, EDBA है ना, बाद में सी। फर्स्ट इज योर आंसर, दूसरा कोई EDBA है ही नहीं। टाइफॉइड, लेशमैनियासिस, रिंगवर्म, फाइलेरियासिस, फंगस, नेमेटोड, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, ठीक है। तो कौन सा डिसीज किस टाइप के पैथोजन से होता है ये बोला गया है। टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है, ओके। लेशमानियासिस, लेशमानिया डोनोवेनी, ये बच्चों क्या है आपका, ये है आपका नेमेटोड, सॉरी नहीं नेमेटोड नहीं है, इट इज अ लेशमानिया डोनोवेनी इज फंगस आएगा, ठीक है, सॉरी रिंगवर्म फंगस है, ये नहीं है फंगस। तो लेशमानिया डोनोवेनी बच्चों आपका क्या है, प्रोटोजोआ है, सॉरी ये क्या है, लेशमानिया डोनोवेनी। लेशमानियासिस का जो पॉजिटिव एजेंट है वो लेशमानिया डोनोवेनी, दैट इज अ प्रोटोजोआ। रिंगवर्म इज योर फंगस, ओके, ट्राइकोस्पोरॉन वगैरह टाइप की स्पीसीज से होता है ये। फाइलेरियासिस इज अ नेमेटोड, ओके। एक मिनट, यस, ओके, फाइलेरियासिस इज अ नेमेटोड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉमन कोल्ड, हीमोजॉइन, वीडल टेस्ट, एलर्जी, प्लाज्मोडियम, टाइफॉइड, टाइफॉइड 2 बार टाइफॉइड हो गया, ठीक है, तो एक ही बार है वो टाइफॉइड, डबल टाइप हो गया है तो छोड़ दो इसको, ठीक है। राइनो वायरस, डस्ट माइट्स, ठीक है। कॉमन कोल्ड किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम, टाइफॉइड, राइनो वायरस, डस्ट माइट, किससे होता है, राइनो वायरस से, ओके। देन हीमोजॉइन पिगमेंट, ये आपके मलेरिया में आती है, तो ये प्लाज्मोडियम लगाएंगे इसको, ठीक है। वीडल टेस्ट ये टाइफॉइड के लिए है। एंड एलर्जी इज बिकॉज ऑफ द डस्ट एंड माइट्स, डस्ट में जो माइट्स होती है उसकी वजह से एलर्जी होती है। तो अब आंसर आप देख लीजिए इसमें, फिर से मैच द पेयर है, टाइफॉइड, एलिफेंटियासिस, रिंगवर्म, मलेरिया, ठीक है, प्रोटोजोआ, साल्मोनेला, एस्केलमेंथिस एंड माइक्रोस्पोरम। तो टाइफॉइड क्या है बच्चों, ये साल्मोनेला आएगा, ठीक है। एलिफेंटियासिस इज अ एस्केलमेंथिस, ओके। देन रिंगवर्म इज माइक्रोस्पोरम फंगस है, और मलेरिया क्या आएगा आपका, प्रोटोजोआ आएगा, ठीक है। तो अब आप इसमें से आंसर ढूंढ लीजिए क्या है, A2, B3, C4 एंड D1। रिंगवर्म, फाइलेरियासिस, मलेरियासिस, निमोनिया उसी टाइप का मैच द पेयर है। देखो ये सारे जो है ना, मैंने इसीलिए कहा था क्या करना है, चार्ट करना है, डिसीज उसके सामने उसका पॉजिटिव एजेंट, ये सब आपको मोड ऑफ ट्रांसमिशन वगैरह वगैरह आपको, या फिर वो बैक्टीरिया है या वायरस है, वो टाइप का आपको करके रखना है अच्छे से, ठीक है। रिंगवर्म, फाइलेरियासिस, मलेरियासिस, निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ट्राइकोफाइटॉन, बुचेरिया, बैंक्रॉफ्टी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है। तो देखो वही दिया हुआ है पॉजिटिव एजेंट्स, तो रिंगवर्म का पॉजिटिव एजेंट क्या है, ट्राइकोफाइटॉन है, ओके। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, फाइलेरियासिस का क्या है, बुचेरिया बैंक्रॉफ्टी, ठीक है। मलेरिया का क्या है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। निमोनिया का क्या है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, वायरल निमोनिया जो होता है, ठीक है। देखो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया है और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ये वायरस है, जो दोनों क्या करते हैं, निमोनिया कॉज करते हैं, ठीक है। तो आंसर देख लीजिए अभी आप नीचे से, फिर से वही टाइप का क्वेश्चन है, देखो सेम टाइप के क्वेश्चन आ रहे, रिपीट हो रहे, ओके, हर साल लगभग रिपीट होते हैं, ठीक है। फाइलेरियासिस, इन्फ्लुएंजा, सॉरी ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है ना, ये वर्ड यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो इसको यहाँ टिक कर देता हूँ, कट कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट, ठीक है। अमीबियासिस, निमोनिया, रिंगवर्म डिसीज दिए है, यहाँ पे पॉजिटिव एजेंट दिए हैं। तो फाइलेरियासिस किसका आएगा, वही क्वेश्चन है सेम, फाइलेरियासिस, बुचेरिया बैंक्रॉफ्टी, अमीबियासिस, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, रिंगवर्म, ट्राइकोफाइटॉन, ठीक है। देख लीजिए आंसर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर ये सारे याद है ना आपको, तो ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम क्या है, चॉकलेट है बिल्कुल, बस वही आ गया। देखो टाइफॉइड, साल्मोनेला, निमोनिया क्या आएगा, हीमोफिलस, ओके, फाइलेरियासिस, बुचेरिया, मलेरिया, प्लाज्मोडियम, वही चीज़ें रिपीट हो रही है, ठीक है, और रिपीट ही होगी, ओके। तो अलग थोड़ा बहुत अलग करके वही चीज़ आपको रिपीट लगेगी, क्योंकि और कुछ नहीं है इसमें, यही ज़्यादा करके पूछा जाता है, यही आपको याद रखना है। इन फिक्स्ड स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर द ह्यूमन बॉडीज,
स्पोरोजॉइड फीमेल ओके, ट्रोफोजॉइड भी नहीं है, याद रखना स्पोरोजॉइड है, ठीक है। ट्रोफोजॉइड जो होती है वो बॉडी में बनती है अपने, लेकिन जो स्पोरोजॉइड्स है वो इंजेक्ट होती है। मॉस्किटो इसी को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट, identify the correct pair representing the causative agent of typhoid fever and the confirmatory test for typhoid। अच्छा, आपको टाइफाइड फीवर और उसकी कंफर्मेटरी टेस्ट दोनों आइडेंटिफाई करनी है। उसका पॉजिटिव एजेंट कौन सा है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स यूटीआई टेस्ट नहीं, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स टाइफाइड का नहीं है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया तो निमोनिया का है। विडल टेस्ट तो है लेकिन ये निमोनिया, ठीक है। साल्मोनेला टाइफी, यस साल्मोनेला टाइफी है, लेकिन एंथ्रोन टेस्ट नहीं है उसकी। साल्मोनेला टाइफी विडल टेस्ट, दिस इज द आंसर, ठीक है। मैंने कहा था आपको टेस्ट करके रखना है, टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। इन विच डिसीज डज मॉस्किटो ट्रांसमिटेड पैथोजन कॉजेस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल। लिम्फेटिक वेसल में क्या आता है आपका, फाइलेरियासिस आता है, ठीक है। एरिफेंटियासिस, उसी को क्या कहते हैं, फाइलेरियासिस कहते हैं, तो यही है। एस्केरिस, अमीबियासिस, रिंगवर्म डिसीज, ये सब नहीं आएगा। आंसर इज वेरी सिंपल, एलिफेंटियासिस, फाइलेरियासिस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, myasthenia gravis, rheumatoid arthritis, gout, muscular dystrophy, systemic lupus erythematosus। Okay, choose the most appropriate answer from the option given below। तो myasthenia gravis क्या है आपका, ऑटोइम्यून डिसीज है क्या, यस ये ऑटोइम्यून डिसीज है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज ऑल्सो ऑटोइम्यून डिसीज, तो ए बी जहां पे होगा वो आपका आंसर है। गाउट इज नॉट, गाउट क्या होता है, यूरिक एसिड डिपोजिशन होता है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी ये भी क्या है, सॉरी ये ऑटो इम्यून डिसीज है या नहीं है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज कॉज्ड बाय, वैसे तो मुझे लगता है कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में आ जाएगा वैसे, ठीक ना, क्योंकि देखिए आंसर में भी उन्होंने ए बी डी दिया है, ए और कहीं है ही नहीं। और माइस्थेनिया ग्रेविस इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है हमारे जो मसल्स है, मसल्स के ऊपर जो प्रोटीन्स होते हैं उनमें पर्टिकुलरली आपके जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स जो होते हैं उनके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनने लगती है, ठीक है। तो ये माइस्थेनिया ग्रेविस जो है वो क्या है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज आल्सो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। आपकी साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है जॉइंट के ऊपर, ठीक है, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनने लगती है, तो मेम्ब्रेन डैमेज होने लगती है, तो ज़्यादा क्या बनता है वहाँ पे फ्लूइड बनता है, जिसकी वजह से पेन होता है, ओके। जॉइंट रिप्लेसमेंट वगैरह भी करना पड़ता है इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस वालों को, तो ये हो सकता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आई एम नॉट श्योर कि ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, क्योंकि ये डिस्ट्रोपिन प्रोटीन फॉल्टी होने की वजह से होती है, और डिस्ट्रोपिन प्रोटीन जो है ये ऑटो इम्यूनिटी की वजह से, एंटीबॉडी की वजह से डैमेज नहीं होता है, ठीक है, वो खुद ही फॉल्टी होता है। तो ये एक तरह से क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, ओके, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बच्चों को अपने को ए बी और डी ही दिया है, तो इसलिए अपने को यही टिक करना पड़ेगा, बिकॉज ए इज श्योर इज अ ऑटो इम्यून डिसीज, ठीक है। लेकिन ए वाला ऑप्शन कहीं नहीं है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यही आंसर टिक करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1, बोन मैरो इज द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग lymphocytes आर प्रोड्यूस्ड। यस, इट इज द मेन ऑर्गन वेयर ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है, लिम्फॉइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। Statement 2, both bone marrow and thymus provide micro environment for the development and maturation of T lymphocytes, okay, तो ये बिल्कुल सही है बच्चों, दोनों भी स्टेटमेंट सही है। So both statement 1 and statement 2 are correct, ये आएगा आपका आंसर ए। आगे देखते हैं, साइटोकाइन बैरियर, सेलुलर बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर, ओके। तो ये अपनी जो इम्यूनिटी है, इनेट इम्यूनिटी, उसके यहाँ पे दिए हुए हैं। म्यूकस कोटिंग, वो कौन से म्यूकस कोटिंग, इंटरफेरॉन, न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस, टीयर्स एंड सलाइवा, तो वो उसमें से कौन से है वो देखने हैं अपने को। साइटोकाइन बैरियर, ओके, तो साइटोकाइन बैरियर क्या आता है बच्चों, ये आपका आता है इंटरफेरॉन्स, ओके। सेलुलर बैरियर कौन से है, न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस, ओके। फिजियोलॉजिकल बैरियर, ओके, फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या है, ये है आपका टीयर्स एंड सलाइवा। एंड फिजिकल बैरियर, म्यूकस कोटिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ओके। तो ये आपका मैच द पेयर हो गया है, आंसर आप देख लीजिए नीचे। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के रिस्पेक्ट में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स इज
elucidated on subsequent encounter with the same pathogen. Yes, it is absolutely correct. एनामनेस्टिक मतलब क्या, सेकंड टाइम पे जब एंट्री होती है तो उसके टाइम पे जो आता है इट्स वेरी वेरी विगरस एंड वायलेंट, वो होता है एनामनेस्टिक रिस्पांस. एनामनेस्टिक रिस्पांस इज ड्यू टू मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर. ये भी सही है, मेमोरी होती है इसी वजह से एनामनेस्टिक रिस्पांस आता है. मेमोरी अगर नहीं होती थी तो एनामनेस्टिक रिस्पांस नहीं आता था. एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ. वेरी वेरी रॉन्ग. ओके, बर्थ के टाइम पे नहीं होता है, लाइफ लॉन्ग अपने को एक्वायर करना पड़ता है एंड इट इज वेरी वेरी स्पेसिफिक. प्राइमरी रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर्स द पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम. तो ये भी सही है. तो हमें क्या पूछा था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, सी है. ठीक है, आगे given below are two statement 1, autoimmune disorder is condition where body's defense mechanism recognizes its own cell as a foreign. एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट. यही तो ऑटो इम्यून है ना. ऑटो मतलब खुद की इम्यून सिस्टम क्या कर रही है, खुद की ही सेल को फॉरेन समझ रही है और उनके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना रही है. तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. स्टेटमेंट 2, रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज अ कंडीशन वेयर बॉडी डज नॉट अटैक सेल्फ सेल. ओके, रोमेटॉइड आर्थराइटिस में भी बॉडी जो है वो अपनी ही सेल के ऊपर अटैक करती है. मैंने कहा था ना आपको, ठीक है, जो आपकी साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर सेल्स एंटीबॉडी बनने लगती है. तो ये स्टेटमेंट बच्चों क्या हो गया, रॉन्ग हो गया है. इन द लाइट ऑफ द अबोव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन बिलो. ठीक है, 1 इज करेक्ट, 2 इज रॉन्ग. तो 1 इज करेक्ट, 2 इज रॉन्ग. क्या है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. तो बी आंसर आएगा आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. Which of the following reason is mainly responsible for the graft rejection in transplantation of organ? Organ transplantation के टाइम पे जो organ reject होता है, graft rejection जिसको कहते हैं, ठीक है, वो किसकी वजह से होता है? Cell mediated response, inability of the recipient to differentiate between self and non-self tissue, humoral immune response और autoimmune response. ओके, तो ध्यान दीजिए, ये जो है बच्चों, ये होता है आपका ग्राफ्ट रिजेक्शन क्यों होता है, क्योंकि उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनने लगती है. ओके, और एंटीबॉडीज आर नॉट सेल मेडिएटेड रिस्पांस, इट इज द ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस. ओके, एंटीबॉडी बनता क्या, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस. ठीक है, इनएबिलिटी ऑफ द रेसिपिएंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, ये नहीं है, वो तो प्रॉपरली डिटेक्ट कर रहा है. ठीक है, क्योंकि जो बाहर से आपने डाला है दूसरा ऑर्गन, दूसरी किडनी या जो भी कोई ऑर्गन है, वो तो बाहर का है, तो वो तो डिटेक्ट कर रहा है उसको, है ना. तो ये उसका प्रॉब्लम नहीं है. ऑटो इम्यून भी नहीं है क्योंकि वो तो खुद का नहीं है उसका, है ना. तो इसलिए ये क्या है, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस है. चलो आगे देखते हैं. मैच द पेयर, सेलुलर बैरियर, साइटोकाइन बैरियर, फिजिकल बैरियर, फिजिकल, वही सब कुछ फिर से रिपीट हो गया शायद ये क्वेश्चन, है ना. सेलुलर बैरियर क्या आएगा आपका, न्यूट्रोफिल, उसी टाइप का है, वो रिपीट नहीं है बच्चों. ठीक है, थोड़ा बहुत अलग है ना. नहीं तो ये मत समझ लेना कि सर सही सेम क्वेश्चन आ गया. लगभग 90% सेम ही है लगभग. हाँ, साइटोकाइन बैरियर, इंटरफेरॉन. फिजिकल बैरियर, ओके, ये क्या है, म्यूकस. और फिजियोलॉजिकल बैरियर, HCl इन द गैस्ट्रिक बैरियर, गैस्ट्रिक जूस, बैरियर नहीं है ना. ठीक है, ये फिजियोलॉजिकल बैरियर, ये वर्ड जो है ना, ये यहाँ का वर्ड है. ठीक है, ओके. एनीवे, क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए अभी आप. When ready-made antibodies are directly given, it is called passive immunity. Okay. Identify the wrong statement with reference to immunity. तो immunity के बारे में हमें wrong statement ढूंढना है. When ready-made antibodies are directly given, it is called passive immunity. यह सही है. passive immunity क्या होती है, जब आपको सब कुछ रेडीमेड मिल जाए, आपको कुछ ना करना पड़े, है ना, सब कुछ रेडीमेड आपको मिल गया है, ठीक है, बनाया, then it is called as passive. तो यहाँ पे क्या होता है कि एंटीबॉडीज जो है वो हमें क्या मिलती है, बनी बनाई मिलती है. ठीक है, तो उसे कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी. तो ये स्टेटमेंट बच्चों क्या है, सही है. हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है. एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव्स फुल रिस्पॉन्स. Yes, active immunity gives you full response, but it is not quick. Okay, it takes time to form. So that's why this statement is wrong. Fetus receives some antibodies from mother. It is an example of passive immunity. ये भी सही है. Fetus को हम लोग थ्रू प्लासेंटा, थ्रू कोलोस्ट्रम बहुत सारी एंटीबॉडीज को मिलती है, जो कि क्या है, पैसिव है, उसको खुद बनाता नहीं है. When exposed to antigen, living or dead, antibodies are produced in the host body. It is called active immunity. Okay,
व्हेन एक्सपोज टू एंटीजन, जब कोई एंटीजन को एक्सपोज होता है, लिविंग और डेड, कोई भी हो एंटीजन, लिविंग भी हो सकता है, डेड भी हो सकता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है होस्ट की बॉडी में, और इसे हम लोग एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं क्या? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना था, दैट इज आंसर बी। ओके, आगे बढ़ते हैं। Humans have acquired immune system that produces antibodies to neutralize pathogen. Okay. Still, innate immune system is present at the time of birth because, अब देखिए हमारे पास में acquired immune system है जो एंटीबॉडी बनाता है to neutralize pathogen, लेकिन फिर भी हमारे पास में innate immunity भी है। जब हमारे पास में acquired immunity है तो हमारे पास में innate क्यों है? तो ध्यान दीजिए, इनेट तो बचपन से ही प्रेजेंट होती है, एक्वायर्ड तो हमें एक्वायर करनी पड़ती है। बर्थ के टाइम पे कहाँ होती है? तो बर्थ के टाइम पे हमें कौन प्रोटेक्शन देगा, राइट? ठीक है, सो प्राइमरी डिफेंस हमारा कौन सा है? कौन है? इनेट ही है ना। तो इट प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी नहीं, इट इज वेरी स्पेसिफिक एंड यूजेस डिफरेंट मैक्रोफेजेस नहीं, प्रोड्यूसेस मेमोरी सेल्स फॉर माउंटिंग फास्ट सेकेंडरी रिस्पॉन्स नहीं, हैज नेचुरल किलर सेल विच कैन फैगोसाइट एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स। यस, दिस इज द करेक्ट फॉर द इनेट इम्यूनिटी। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा बच्चों? आपका डी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, colostrum, the yellowish fluid secreted by the mother during the initial days of lactation is very essential to impart immunity to the newborn infant because it contain, उसमें क्या होती है? उसमें एंटीबॉडीज होती है। ठीक है, सो क्या आएगा बच्चों इसका? इम्यूनोग्लोबुलिन ए, एंटीबॉडीज, ये आंसर आएगा। ठीक है, नेचुरल किलर सेल, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस, ये सब नहीं होती उसमें। ठीक है, क्या होता है? इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट? वही ऑर्गन ग्राफ्ट जो है ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स है? ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, inflammatory immune response, cell mediated immune response, it is a humoral immune response. Okay, next, transplantation of tissue organ fails often due to the non acceptance of, फिर से वही टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, patient body, which type of immune response is responsible for such rejection? humoral immune response। ठीक है, वही है। Okay, malt constitute about -% 50% of the lymphoid tissue in the human body। NCERT का स्टेटमेंट है, कहा गया 50%, ये यहाँ पे डी। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन था ये बहुत। इन हायर वर्टेब्रेट द इम्यून सिस्टम कैन डिस्टिंग्विश सेल्फ सेल एंड नॉन सेल्फ सेल। दिस प्रॉपर्टी इज लॉस्ट ड्यू टू जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी एंड इट अटैक्स द सेल्फ सेल, देन इट लीड्स टू, तो इससे क्या होता है? ऑटो इम्यून डिसीज होता है। ठीक है, एलर्जी नहीं होता है, ग्राफ्ट रिजेक्शन नहीं होता है, ऑटो इम्यून डिसीज यस, एक्टिव इम्यूनिटी नहीं, ऑटो इम्यून डिसीज। ओके, दिस इज द आंसर। सिंपल क्वेश्चन है सारे ये, तो जल्दी जल्दी ले रहे हैं अपन। एंटीवेनम इंजेक्शन कंटेन्स प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज व्हाइल पोलियो ड्रॉप दैट आर एडमिनिस्टर्ड इनटू द बॉडी कंटेन्स। ध्यान दीजिए, अब ये जो एंटीवेनम होता है बच्चों, ये क्या होता है? ये होती है, ये भी वैक्सीन है, और पोलियो ड्रॉप जो अपन लेते हैं ना, 2 बूंद जिंदगी की बोल के जो ड्रॉप्स दिए जाते हैं छोटे बच्चों को 5 साल से छोटे, वो भी क्या है? वो भी वैक्सीन है, वो ओरल वैक्सीन है। और जो एंटीवेनम है वो इंजेक्शेबल वैक्सीन है। दोनों वैक्सीन ही है, लेकिन फर्क दोनों में क्या है बच्चों? जो एंटीवेनम आप देते हो ना, ये पैसिव इम्यूनिटी देता है, मतलब इसमें जो वैक्सीन में क्या है? सारी एंटीबॉडी भरी हुई है। ओके, और वही जो पोलियो ड्रॉप है वो हमें एक्टिव इम्यूनिटी देता है। उसमें क्या भरा हुआ है? उसमें एंटीबॉडी नहीं है, उसमें एंटीजेन है, पोलियो के एंटीजेन है जो हमारी इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करेंगे और हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनवाएंगे। राइट, ठीक है, तो देखिए एक्टिवेटेड पैथोजन, तो पोलियो ड्रॉप में क्या है? एक्टिवेटेड पैथोजन, हार्वेस्टेड एंटीबॉडीज, गामा ग्लोबुलिन, एटेन्यूएटेड पैथोजन। एक्टिवेटेड पैथोजन मतलब जो एक्टिव है। एक्टिव पैथोजन क्यों देंगे हम लोग? एक्टिव पैथोजन अगर किसी के बॉडी में डालोगे तो उसको डिसीज हो जाएगा भाई, हम लोग उसे एक्टिव पैथोजन नहीं दे सकते। वैक्सीन नेवर कंटेन एक्टिव पैथोजन। इफ वैक्सीन हैज बीन फाउंड, किसी वैक्सीन में अगर कोई एक्टिव पैथोजन अगर मिल गया तो पूरी की पूरी जो बैच है वैक्सीन की उसको रिजेक्ट किया जाता है। ठीक है, हार्वेस्टेड एंटीबॉडीज, ये पैसिव में होता है, मतलब ये एंटीवेनम जो है उसमें हार्वेस्टेड एंटीबॉडी होगी। गामा ग्लोबुलिन, यस, एंटीबॉडीज आर कॉल्ड एज गामा ग्लोबुलिन, तो ये एंटीवेनम में आएगा। आपके पोलियो ड्रॉप में क्या है? पोलियो ड्रॉप में है एटेन्यूएटेड पैथोजेंस, पैथोजन जिनको बहुत वीक बना दिया है ताकि वो आपको डिसीज ना कॉज कर सके, या फिर उनकी जो डिसीज कॉज करने की जो एबिलिटी है उसको निकाल दिया है। ओके, तो बहुत सारी मेथड्स होती है वैक्सीन बनाने की जिससे वो ये सब प्रोसेस करते हैं। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि एटेन्यूएटेड मतलब क्या? जिंदा पैथोजन है, एक्टिव पोलियो का वायरस है,
ओके सॉरी, एक्टिव पोलियो का वायरस है, लेकिन वो पोलियो कॉज नहीं कर सकता है, ठीक है। उसकी पोलियो कॉज करने की जो एबिलिटी है ना, वो चली गई है, वो हमने निकाल दी है किसी तरह से। दैट इज कॉल्ड एज एटीन्यूएटेड पैथोजन। पोलियो ड्रॉप में यही वायरस होता है, एटीन्यूएटेड पैथोजन। In which blood corpuscle the HIV undergoes replication and produces progeny viruses। तो HIV जो है वो CD4 रिसेप्टर सेल में होता है, तो याद रखना ये CD4 रिसेप्टर सेल्स। और CD4 रिसेप्टर सेल कौन सी है? TH सेल्स, B लिम्फोसाइट्स, बेसोफिल्स एंड इवोसिनोसिल्स, ठीक है। सो ये हेल्पर टी सेल होती है बच्चों, ठीक है। तो टी हेल्पर सेल, ये TH सेल जो है ना, ये इसका आंसर आएगा। बी लिम्फोसाइट भी नहीं है, बेसोफिल भी नहीं है, इवोसिनोफिल नहीं, ठीक है। सो दीज आर दी CD4 सेल्स। TH सेल, हेल्पर टी सेल या टी हेल्पर सेल भी कह सकते हैं इसको। इनके अंदर ये क्या करता है, वायरस आता है और इनके अंदर ग्रो होता है और इनको क्या कर देता है, फिर ये रप्चर करते हैं, ठीक है। दूसरी जो है वो है मैक्रोफेजेस। ओके, तो मैक्रोफेजेस के अंदर भी वायरस ग्रो होता है, लेकिन उनको ये क्या करता है, उनके अंदर भी ये रेप्लिकेट करता है। ये भी क्या है, CD4 रिसेप्टर सेल है, लेकिन मैक्रोफेजेस अपने को ऑप्शन में नहीं है। अपने ऑप्शन में क्या है, हेल्पर टी सेल है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एड्स पॉजिटिव एजेंट HIV। तो एड्स के रिगार्डिंग करेक्ट क्या है वो ढूंढना है। HIV इज अनएनवलप्ड रेट्रोवायरस, नहीं ये एनवलप्ड रेट्रोवायरस है। HIV does not escape but attack the acquired immune response। ओके, तो ये भी सही लग रहा है, ठीक है। HIV is enveloped virus containing one molecule of single stranded RNA and one molecule of reverse transcripted। नहीं, ये गलत हो गया है। 2 मॉलिक्यूल होते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड की भी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के भी 2 मॉलिक्यूल होते हैं और RNA के भी 2 मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। HIV इज एनवलप्ड वायरस दैट कंटेन 2 आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड, ठीक है। तो ये बच्चों सही है ज़्यादा। ये HIV डज नॉट एस्केप बट अटैक द एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये अटैक नहीं करता, ये सेल के अंदर जाके ग्रो होता है, ठीक है। तो ये सेल्स में ग्रो होता है, ये हमारे एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स को, मतलब ये स्टेटमेंट थोड़ा बहुत क्या है, फॉल्टी है। तो आंसर मैं क्या करूंगा बच्चों, डी करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर कैंसर सेल इन रिलेशन टू म्यूटेशन। ओके, म्यूटेशन इन प्रोटोऑन्कोजीन्स एक्सेलरेट द सेल साइकिल। म्यूटेशन डिस्ट्रॉय टेलोमरेज इनिबिटर्स। म्यूटेशन इनएक्टिव द सेल कंट्रोल। म्यूटेशन इनिबिट प्रोडक्शन ऑफ टेलोमरेज, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये काफ़ी डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन है, ये थोड़ा NCERT के बाहर का भी है, तो ठीक से ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर कैंसर इन रिलेशन टू म्यूटेशन। म्यूटेशन की वजह से कैंसर होते हैं, तो म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से सेल कैंसरस बन जाती है। म्यूटेशन इन प्रोटोऑन्कोजीन्स एक्सेलरेट द सेल साइकिल। ओके, प्रोटोऑन्कोजीन मतलब जो कैंसर कॉज करने वाला जो जीन है, उसमें अगर म्यूटेशन आ गया तो सेल साइकिल होती है क्या, एक्सेलरेट करता है क्या, हो सकता है। ओके, म्यूटेशन डिस्ट्रॉय द टेलोमरेज इनिबिटर। टेलोमरेज इनिबिटर क्या होते हैं, जो टेलोमरेज टेलोमरेज इनिबिटर, ठीक है। तो टेलोमरेज जो क्या इनिबिटर जो है, वो टेलोमरेज क्या करता है, टेलोमियर को क्लीव कर देता है, जिसकी वजह से DNA छोटा होगा। तो अगर इसको क्लीव तो DNA छोटा नहीं होगा। यस, म्यूटेशन ये कर सकता है। ओके, म्यूटेशन इनएक्टिव द सेल कंट्रोल, ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। म्यूटेशन इनिबिट द प्रोडक्शन ऑफ टेलोमरेज, नहीं, टेलोमरेज का प्रोडक्शन ये इनिबिट कर सकता है। टेलोमरेज, यस, हाँ, नॉट ट्रू बोला है ना ये। ओके सॉरी, इसलिए तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इस पे ध्यान ही नहीं दिया, सॉरी मैंने इस पे ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। ये नॉट ट्रू बोला है, ठीक है। तो म्यूटेशन इन प्रोटोऑन्कोजीन एक्सेलरेट द सेल साइकिल, ये हो सकता है। ओके, तो ये स्टेटमेंट सही आएगा। म्यूटेशन डिस्ट्रॉय द टेलोमरेज इनिबिटर। टेलोमरेज क्या होते हैं बच्चों, हमारा जो क्रोमोसोम है ना, इसके एंड्स। ओके, तो अगर ये एंड है, ये इसको कहते हैं टेलोमियर, इसको क्या कहते हैं, टेलोमियर। और ये जो टेलोमरेज एंजाइम है, ये क्या करते हैं, इस टेलोमियर की लेंथ को हर जनरेशन के बाद में थोड़ा थोड़ा छोटा करते जाते हैं। अब अगर ये टेलोमियर जो ये क्रोमोसोम को प्रोटेक्ट करते हैं, अगर ये बहुत छोटे हो जाए
तो क्रोमोसोम का एक तरह से जो प्रोटेक्शन है ऊपर नीचे से वो खत्म हो जाएगा, और खत्म हो जाएगा तो क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और क्रोमोसोम डिस्ट्रॉय हो गया तो सेल डिवाइड नहीं हो पाएगी, वो सेल मर जाएगी। समझ गए? तो इस तरह से क्या होता है कि सेल की जो लाइफ है वो मतलब सेल की जो डिवीजन है, नंबर ऑफ डिवीजन जो क्या होती है रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, कुछ डिवीजन के बाद में सेल मर जाएगी। अब अगर टेलोमरेज इनहिबिटर जो है, मतलब जो टेलोमरेज एंजाइम होते हैं ना जो इसको क्लीव करते हैं, उसको इनहिबिट करने वाले, ठीक है, हाँ, तो म्यूटेशन डिस्ट्रॉय टेलोमरेज इनहिबिटर, ठीक है। तो टेलोमरेज एंजाइम क्या करते हैं, इसको क्लीव करते रहते हैं। टेलोमरेज इनहिबिटर क्या करेंगे, ओके बच्चों, टेलोमरेज इनहिबिटर क्या करेंगे, टेलोमरेज इनहिबिटर, सॉरी एक मिनट मैं ठीक से बताता हूँ, रुकिए 2 मिनट। टेलोमरेज जो है, सॉरी टेलोमियर्स जो है, टेलोमरेज एंजाइम टेलोमियर्स, ये जो टेलोमरेज एंजाइम है ये टेलोमियर को ब्रेक करते हैं, ओके। टेलोमियर ब्रेक होगा तो सेल जल्दी मरेगी, कुछ जनरेशन के बाद में मर जाएगी, ठीक है, ओके। अब टेलोमरेज इनहिबिटर क्या करेंगे, इसको टेलोमियर को इसको ब्रेक नहीं करने देंगे, तो ब्रेक नहीं करने देंगे तो सेल बहुत दिनों तक जनरेशन अपनी साइकिल करती रहेगी, ओके, उसकी साइकिल स्टॉप नहीं होगी, वो डिवाइड होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी। और म्यूटेशन की वजह से अगर वो डिस्ट्रॉय हो रहा है तो कैंसर होगा क्या, नहीं। व्हाट इज कैंसर, अनकंट्रोल्ड डिवीजन। तो टेलोमरेज इनहिबिटर जो है वो तो क्या कर रहे हैं, अनकंट्रोल्ड डिवीजन को बता रहे हैं, उसको अगर आप डिस्ट्रॉय कर दोगे म्यूटेशन की वजह से तो क्या होगा, कैंसर नहीं होगा। तो ये सही नहीं लग रहा है, ठीक है। तीसरा, म्यूटेशन इनएक्टिव द सेल कंट्रोल। यस, म्यूटेशन की वजह से कभी कभी क्या होता है कि सेल का जो कंट्रोल है सेल साइकिल के ऊपर, ठीक है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो कैंसर बन जाती है। तो ये सही है। म्यूटेशन इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ टेलोमरेज, जो टेलोमरेज एंजाइम बनते हैं जिसको कट करने वाले, ठीक है, म्यूटेशन की वजह से कभी कभी उनका प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो इसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। तो ये भी सही है। तो नॉट ट्रू कौन सा आएगा बच्चों, बी आएगा आंसर आपका आंसर, ठीक है। काफी सोचने वाला क्वेश्चन था ये, चलो कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन था। कोकेन, हेरोइन, मॉर्फिन, मरीजुआना, ओके। इफेक्टिव सेडेटिव इन सर्जरी, कैनाबिनिस सटाइवा, इरिथ्रोजाइलम, पैपावर, सोमनिफरम, ठीक है। तो देखो किस किस की क्या कैरेक्टरिस्टिक है। कोकेन, ओके, तो कोकेन किससे आता है, इरिथ्रोजाइलम कोका से आता है, ठीक है, तो ये इरिथ्रोजाइलम कोका। हेरोइन, इफेक्टिव सेडेटिव इन सर्जरी, नहीं। कैनाबिनिस सटाइवा, पैपावर, सोमनिफरम, ठीक है। तो हेरोइन को क्या लगाऊंगा बच्चों में, वैसे तो मॉर्फिन को भी लगा सकते हैं अपन पैपावर सोमनिफरम पे, बट देखिए ध्यान दीजिए, अब हेरोइन मॉर्फिन दोनों क्या है, पैपावर सोमनिफरम है, और इफेक्टिव सेडेटिव इन सर्जरी, ये दोनों में लगाना है कि नहीं लगाना है वो देखना पड़ेगा अपने को, ठीक है। पहले देखते हैं अपन मरीजुआना, ये कैनाबिनाइज से बनता है, ठीक है, ये CA है ना, कैनाबिनिस सटाइवा, ठीक है, मैरिजुआना गांजा वगैरह जो होता है वो, ओके। अब मॉर्फिन, हेरोइन, ठीक है, हेरोइन मॉर्फिन, ठीक है, तो मॉर्फिन को क्या लगाओगे, इफेक्टिव सेडेटिव इन सर्जरी या पैपावर सोमनिफरम लगाओगे। ऑब्वियसली मॉर्फिन इज यूज्ड इन सर्जरी, तो ये लगाएंगे अपन। हेरोइन को अपन सर्जरी में नहीं यूज करते, ठीक है। हेरोइन इज डायस्टाइल मॉर्फिन, ये अब्यूज करने के लिए ड्रग है, ये अच्छा पेन किलर नहीं है, ये सीडेटिव बहुत है, बट ये पेन किलर नहीं है, अपने को पेन किलर भी चाहिए, ठीक है, सीडेटिव के साथ साथ में पेन किलर भी चाहिए। मॉर्फिन इज सीडेटिव एज वेल एज गुड पेन किलर, सीडेटिव भी अच्छा है, पेन किलर भी बहुत अच्छा, ठीक है। ये पेन किलर नहीं है लेकिन ये सीडेटिव है, तो इसको क्या करेंगे अपन, इसको पैपावर सोमनिफेरम के साथ में लगाएंगे, क्योंकि ये दोनों उसी से मिलते हैं, ठीक है, ओके। तो अब आप आंसर ढूंढ लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायस्टाइल मॉर्फिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रैक, स्मैक, एम्फेटामिन, बार्बिट्रेट, इसे कहते हैं स्मैक, ओके। डायस्टाइल मॉर्फिन मतलब हेरोइन, स्मैक। हेरोइन, मरीजुआना, कोकेन, मॉर्फिन, फिर से वही आ गया है। इफेक्टिव कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, स्लो डाउन बॉडी फंक्शन, पेन किलर, इंटरफेयर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामिन। चलो तो हेरोइन क्या आएगा, स्लो डाउन बॉडी फंक्शन आएगा हेरोइन, ओके। मरीजुआना, मरीजुआना क्या करता है बच्चों, ये आपके इफेक्टिव कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, ठीक है। मॉर्फिन इज अ पेन किलर एंड कोकेन इज अ इंटरफेयर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामिन। डोपामिन क्या है, डिप्रेस करने वाला होता है, ठीक है, आपको थोड़ा शांत करने वाला होता है, ठीक है। और कोकेन जो है वो आपको स्टिमुलेट कर देती है, तो ये क्या करता है, डोपामिन का जो ट्रांसपोर्ट उसको इंटरफेयर करेगा, तो डोपामिन अच्छे से प्रोड्यूस नहीं होगा, अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, आप लोग स्टिमुलेटेड ही रहोगे, ठीक है, या ज्यादा स्टिमुलेट हो जाओगे। समझ गए? चलो देखते हैं आगे। कोका अल्कलॉइड और कोकेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम धतूरा, पैपावर सोमनिफेरम, एट्रोपा बेलाडोना, इरिथ्रोजाइलम कोका, कोका कोका है ना, कोका कोला सॉरी,
कोका कोला नहीं है वो। ड्रग कॉल्ड हेरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय, ओके, डायएसिटाइल मॉर्फिन। याद रखना बच्चों, ठीक है, ये डायएसिटाइल मॉर्फिन। मॉर्फिन के ऊपर दो एसिटाइल ग्रुप आपने लगा दिया। डाई मतलब क्या, दो, एसिटाइल ग्रुप अगर आपने लगा दिया। एसिटाइल ग्रुप कौन से होते हैं बच्चों, ये होते हैं CH3C डबल बॉन्ड O, ये एसिटाइल ग्रुप है आपका, ठीक है। तो इस ग्रुप को आपने, दो ऐसे ग्रुप आपने क्या लगा दिया, मॉर्फिन को चिपका दिए, भाई वो बन गया हेरोइन, है ना। तो इसको क्या कहेंगे अपन, ये जो लगाना है इसको कहते हैं एसिटाइलेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको, एसिटाइलेशन। मिथाइलेशन, अमाइनेशन, एसिटाइलेशन, ऐसी केमिस्ट्री में रिएक्शन होती है। तो अगर आप मिथाइल ग्रुप लगाओगे तो मिथाइलेशन होगा, आप अमाइनो ग्रुप लगाओगे तो अमाइनेशन होगा, ओके। उसी तरह से अगर आप एसिटाइल ग्रुप लगाओगे तो एसिटाइलेशन होगा, इथाइल ग्रुप लगाओगे तो इथाइलेशन होगा, ओके। चलो, तो उस तरह से मिथाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, ये आएगा। ग्लाइकोसिलेशन ऑफ मॉर्फिन, नाइट्रेशन ऑफ द मॉर्फिन, ठीक है, ध्यान दीजिए। मिथाइलेशन मतलब मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहे हो, यहाँ पे आप मिथाइल ग्रुप नहीं ऐड कर रहे हो, एसिटाइल ग्रुप ऐड कर रहे हो, तो एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन ये आएगा। ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, ये क्या आएगा, कोई शुगर अगर आप उस पे लगा रहे हो, किसी ग्रुप पे लगा रहे हो, तो उसको कहते हैं ग्लाइकोसिलेशन, ओके। नाइट्रेशन मतलब आप वहां पे नाइट्रोजन वाला कोई ग्रुप लगा रहे हो, ठीक है, NH3 हो सकता है, NO2 भी हो सकता है, तो उसे कहते हैं नाइट्रेशन, राइट, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एसिटाइल ग्रुप लगा रहे हैं, तो इसलिए आंसर क्या आएगा बच्चों, बी, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर का। विच पार्ट ऑफ द पॉपी प्लांट इज यूज्ड टू ऑब्टेन द ड्रग स्मैक, ओके। फ्लावर, लैटेक्स, लीव्स, रूट। तो फ्लावर जो होते हैं ना, अनओपन्ड फ्लावर, उनका जो लैटेक्स होता है वो यूज किया जाता है मॉर्फिन हेरोइन वगैरह ऑब्टेन करने के लिए, उसी को कहते हैं पॉपी, ओके। सॉरी, ये प्लांट को कहते हैं पॉपी और उसको कहते हैं फिर ओपियम। तो ओपियम क्या होता है, लैटेक्स होता है बच्चों। तो आंसर आएगा आपका बी, ओके। तो चलो, तो यहाँ पे हमने बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो डिस्कस कर लिया, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, HHD। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपने देखा बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, भर के क्वेश्चन है, ओके। अच्छे से प्रिपेयर कीजिए इसको, सारे क्वेश्चंस आंसर कीजिए। आपने यहाँ पे समझ लिया होगा कि कौन सा वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ड्रग्स, उनके सोर्स, ओके, या उनका थोड़ा बहुत फंक्शन, राइट। देन डिसीज, उसके कौन से डिसीज है, डिसीज के कॉजेटिव एजेंट कौन से ये है ना। इम्यूनिटी वगैरह आप देख लो, ठीक है, कि इनेट इम्यूनिटी क्या करती है, एक्वायर इम्यूनिटी क्या करती है, वही सिंपल टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन ज्यादा हुआ आए हो ना, वो टॉपिक आप लोग एक बार क्या करो, NCERT में मार्क कर लो और वही टॉपिक अच्छे से कर लो। आपके 4-5 में से 3 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि सिर्फ इतना करोगे तो भी, ओके। और अगर अच्छे से कर लोगे तो 5 के 5 ही क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपने देखा होगा क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, बस वो एक ही डिफिकल्ट था, ओके। बाकी कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था। ये था ना डिफिकल्ट थोड़ा सा, कौन सा था ये नहीं, आगे था काफी, है ना। हाँ, ये जो था यही क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा अपने को, जिसमें डिस्कशन करना पड़ा अपने को, ठीक है, सोचना पड़ा काफी, मुझे भी सोचना पड़ा, ओके। बाकी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जो NCERT के बाहर का है, काफी सारे NCERT के ही थे, ठीक है बच्चों। तो NCERT अच्छे से करके रखिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। ये 16 का है, मतलब काफी पुराना क्वेश्चन है, ओके। तो पढ़िए आप अच्छे से, और कुछ डाउट है तो बताइएगा, ठीक है। तो आज हम लोग स्टॉप कर दे यहाँ पे बच्चों। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।